नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा, देश में संविधान की उड़ रही धज्जियां। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उमेश पाल हत्याकांड ने फंसा दिया योगी सरकार को, दिन दहाड़े बमबारी गोलीबारी, प्रयागराज की खुली पोल, बताएंगे क्या कुछ बोले। वहीं पर अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले राम राज्य नहीं बल्कि रावण राज चल रहा है, कैसे आए दिन खुलेआम लोग गोलियां चला रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे संजय सिंह, बोले दम है तो सामने से आकर लड़ो, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की चल रही थी कई दिन से साजिश, बताएंगे क्या कुछ बोला इस पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर पाल का आम आदमी पार्टी के ऊपर बड़ा हमला, बोले रोज ड्रोन पकड़े जा रहे हैं, केंद्र को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। अब आप समझिए दोस्तों, कैप्टन अमरिंदर पाल सिंह फौरन बीजेपी की जुबानी बोलने लगे कांग्रेस से निकलते ही। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले भारतीय जनता पार्टी को लगा एक और बड़ा झटका। आप समझिए, अब तक दोस्तों एलआईसी के जो पैसे लगाए गए थे दोस्तों, उसमें सिर्फ समझिए 50 दिन के अंदर दोस्तों 50,000 करोड़ रुपए डूब गए हैं। यह है हमारे देश के पूंजीपति अडानी का कांड, इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले पवन खेड़ा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले लोकतंत्र को बीजेपी नहीं समझ पाएगी, सिर्फ राहुल गांधी समझेंगे लोकतंत्र को, उखाड़ फेंकेंगे 2024 में। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले अगर आज हमारे बुजुर्ग चुप बैठे होते तब तो शायद आज हम सांस भी नहीं ले पाते, बताएंगे क्या कुछ बोला ओवैसी ने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी का है कब्जा, सोनिया गांधी ने भी खोला मोर्चा। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, राहुल गांधी का पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़ा हमला, बोले आज देश में कोई सच्चाई नहीं बोल सकता, आज देश की सारी सरकारी संस्थाओं के ऊपर आरएसएस और बीजेपी का कब्जा हो गया है। और ऐसा क्यों बोल रहे हैं दोस्तों राहुल गांधी, आप देखिए कि चुनाव आयोग है तो वहां पर आरएसएस और बीजेपी के हिमायती भरे पड़े चुनाव आयोग में। अगर दोस्तों पुलिस थाने तो उसमें आरएसएस के लोगों को नौकरियां दिलवा दी जाती हैं। अगर आप समझिए अदालतें हैं तो वहां पर आरएसएस के पक्षकारों को भरा जा रहा है। तमाम वो संस्थाएं जो जनता के काम आती हैं, तमाम वो संस्थाएं जो जनता को इंसाफ दिला सकती हैं, उन संस्थाओं पर बीजेपी का कब्जा हो रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि आज जब चुनाव होते हैं, जब इलेक्शंस होते हैं, तो चुनाव आयोग में दोस्तों निष्पक्ष लोग होना चाहिए ताकि चुनाव जाहिर सी बात है निष्पक्ष तरीके से हो पाए। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि अगर आप चुनाव आयोग की नजर उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि चुनाव आयोग में दरअसल किन लोगों को भर रखा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए, किसी पक्ष की तरफ नहीं होना चाहिए। लेकिन हमने हमेशा ये देखा है, जो राहुल गांधी जैसे कि बोल रहे हैं, हमने हमेशा दोस्तों ये ऑब्जर्व किया है कि चुनाव आयोग जो है वो बीजेपी की तरफ जो है नरम रहता है। आप देखिए कभी भी चुनाव होता है तो बीजेपी बताती कब किस तारीख को चुनाव कराना है, कब किस तारीख कौन से राज्य की तय करना है, इसमें बीजेपी का हस्तक्षेप रहता है। यहां तक कि अगर बीजेपी के लोग कुछ भी अभद्र भाषा का यूज करते हैं दोस्तों तो चुनाव आयोग उनको पनिश नहीं करता है। लेकिन अगर यही काम विपक्ष का कोई नेता करता है, कोई विवादित बयान दे देता है, तो उसे 24 घंटे के लिए या एक दिन के लिए बैन कर दिया जाता है। अफसोस की बात यह है कि जब आप एक पर कार्रवाई करते हो तो दूसरे पे कार्रवाई करने डरते क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, राहुल गांधी का मतलब आप समझिए कि सारी संस्थाओं पर बीजेपी और आरएसएस कब्जा करती चली जा रही है। देश में हिंसा, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, इन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। राहुल ने कहा कि क्या यही मेन मुद्दे हैं? चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो तो उमेश पाल की हत्या ने मचाया बवाल, फंस गई यूपी की योगी सरकार। दरअसल दोस्तों दिन दहाड़े आप समझिए उमेश पाल की हत्या कर दी जाती है। इसी तरीके से दोस्तों 2005 में एक और हत्या हुई थी, वो थी दोस्तों राजीव पाल की।
और ये हत्या कैसी थी दोस्तों, सेम टू सेम ऐसी ही थी। लेकिन मामला ये उठ रहा है कि जो लोग कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस है, मीन्स हमारे यहाँ पर जो अपराध है वो है ही नहीं, 0% है, मतलब हमारे राज्य में अपराध ही नहीं होता, ये योगी सरकार कहना चाहती है, उससे कहते हैं जीरो टॉलरेंस इंग्लिश में। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि दिन दहाड़े उमेश पाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसका इल्जाम अतीक अहमद के बेटों और उनके 9 साथियों के ऊपर लगा है। कहना है कि इन्होंने ही जो है यहाँ पर इनको मरवाया है। अब दोस्तों ये तो कहना है, उन्होंने मारा है या नहीं मारा ये अदालत तय करेगी, सबूत तय करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको बताते चलूं, उमेश पाल की हत्या की गुत्थी समझने के लिए आपको 2005 में जाना पड़ेगा। और 2005 में दोस्तों क्यों जाना पड़ेगा ये मामला भी समझ लीजिए। दरअसल दोस्तों 2005 में एक राजीव पॉल का नाम का व्यक्ति था, राजीव पॉल, जो कि उमेश पाल का ही रिश्तेदार है। आपको बताते चले दोस्तों, जो राजीव पाल थे उन्होंने अतीक अहमद के भाई के सामने चुनाव लड़ा था। आपको बताते चले उसके बाद राजीव पाल जो है 2005 में वो चुनाव जीत गए थे। उस चुनाव को जीतने के बाद दोस्तों इलाहाबाद में सरगर्मी तेज हो गई थी और राजीव पॉल को भी इसी तरीके से, जैसे उमेश पाल को एक कार से घेर कर मारा, ऐसे ही दोस्तों राजीव पाल को भी कार से घेरा गया था और उनको सरेआम भून दिया गया था और आरोपी मारकर भाग गए थे। उसके बाद दोस्तों ये मामला बहुत गरमाया था। उसके बाद ये हत्या का जो आरोप है ये अतीक अहमद और उनके साथियों पर लगा था, जिसके चलते अतीक अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि अभी योगी की कस्टडी में, योगी सरकार के मतलब सरकार के कस्टडी में है। ऐसे में दोस्तों अब इस हत्या को उमेश पाल की हत्या से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि अगर हम देखें दोस्तों 2005 का ये केस, तो उमेश पाल की ही हत्या भी सेम टू सेम उसी तरीके से की गई है जिस तरीके से 2005 में दोस्तों राजीव पॉल को मारा गया था। मतलब कि हत्या का जो एक तरीके से जो पैटर्न है वो सेम टू सेम है। लेकिन इसके लिए आरोपी किसको बनाया गया है? अतीक अहमद के बेटों को। मतलब वहां की उत्तर प्रदेश की पुलिस को लगता है कि इन लोगों ने ही उसको मारा है, ये और राजीव पॉल को, उमेश पॉल को, और जो है उन लोग उसके साथ अतीक अहमद के बेटे के साथ 9 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जबकि अतीक अहमद के बेटों का परिवार का कहना है कि उनका इस मौत से कुछ भी लेना देना नहीं है, उनको जानबूझकर फंसाया जा रहा है। अब दोस्तों क्या सच है क्या झूठ ये तो पता चलेगा, लेकिन यूपी में ये बहुत मुश्किल है पता चलना, क्योंकि बस एक बार योगी सरकार जिसको गिरफ्तार कर लेती है फिर उसका निकलना तो मुश्किल है, चाहे वो दोस्तों भले ही इनोसेंट क्यों ना हो, चले भाई, चाहे भले ही उसने कुछ ना किया हो, तब भी उनको जो है यहाँ पर लंबा फंसाया जाता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, आम आदमी पार्टी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले पिछले 1 साल से मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार करने की रणनीति बना रही है बीजेपी। आपको बताते चले दोस्तों, मनीष सिसोदिया ने कल जनता से काफी बातें करी, जिसमें मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरी गिरफ्तारी अगर हो भी जाए तो मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी जो है मुझे 1 साल से गिरफ्तार करने की साजिश रच रही है। दरअसल दोस्तों ये पूरा मामला शराब नीति को लेकर है। कभी बीजेपी कहती है कि इन्होंने 50,000 करोड़ का घाटा किया है, कभी 10,000 करोड़ का कहते हैं, कभी आप समझिए 10 करोड़ का वो कहते हैं गमन किया है। तो तमाम तरीके के जो बीजेपी के नेता हैं वो अपने अपने मन से आरोप लगाते हैं और अमाउंट भी अपने मन का होता है। अगर किसी ने कोई कांड किया है या फिर आपको लगता है कि शराब नीति में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, तो आप सबूत पेश कीजिए, आप बताइए कि भैया आपने इतना बड़ा घोटाला किया है। लेकिन दोस्तों संजय सिंह ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया है। संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी के पास कोई भी सबूत नहीं है कि मनीष सिसोदिया ने कोई जुर्म किया है। सिर्फ बीजेपी मनीष सिसोदिया को झूठे केस में फंसाने के लिए और अपनी हार का बदला लेने के लिए मनीष सिसोदिया को जेल भेज रही है। आपको बताते चले दोस्तों, मनीष सिसोदिया कल पूरे दिन जेल रटते रहे। आम आदमी पार्टी ये कहती रही कि बीजेपी मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लेगी। ये भी दोस्तों आम आदमी पार्टी की एक रणनीति थी, ताकि बीजेपी का जो असली चेहरा है वो जनता समझे। आपको बताते चलें, इसी के ऊपर आम आदमी पार्टी ने यह भी बोला कि नरेंद्र मोदी का अगर कोई काल है तो वो अरविंद केजरीवाल है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल से डरते हैं। आपको बताते चलें, मनीष सिसोदिया के खिलाफ दोस्तों पहले भी सीबीआई 2 बार रेड कर चुकी है, जांचें कर चुकी है उनके घर, उनके बैंक लॉकर, तमाम जगहों पर, लेकिन उसके बाद भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ या फिर कोई सबूत नहीं मिला। सिर्फ दोस्तों हवा में ये उड़ा देने से या फिर ये कह देने से कि भैया इन्होंने इतने लाख का
या इतने करोड़ का गमन किया है, अगर आपके पास सबूत है तो आप पेश करिए। आम आदमी पार्टी अगर आप पर इल्जाम लगा रही है कि आप झूठी कार्रवाई कर रहा हो तो आप पेश क्यों नहीं करते हो? क्योंकि आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी से इस बात का बदला ले रहे हो क्योंकि वो आपके सामने चुनाव जीत गई, आपका 15 साल पुराना किला ढह गया एमसीडी में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर गरजे मल्लिकार्जुन खड़गे, बोले बीजेपी दिखाती कुछ है और करती कुछ है। देश के मुद्दों को भटकाना और देश के लोगों को आपस में लड़वाना, यही बीजेपी का काम है। जात पात धर्म के नाम पर वोट मांगना और लोगों से वोट लेकर उनके सपनों को चूर चूर कर देना, ये बीजेपी की सच्चाई। आपको बता दें मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जो लोग भाईचारे को नष्ट कर रहे हैं, जो लोग देश के संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, जो लोग देश के संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस बार जनता उनको वोट नहीं देगी। आपको बताते चले मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये 85वां अधिवेशन है कांग्रेस का और वो बहुत खुशनसीब है कि वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। आपको बता दें दोस्तों 2024 की रणनीति तय हो गई है। साफ दिखाई दे रहा है कि अब 2024 का जो पूरा देख रेख है, जो पूरा मामला है, वो मल्लिकार्जुन खड़गे के कंधे पर दिया जाएगा। वो भार माना जा रहा है कि 2024 में मल्लिकार्जुन खड़गे ही एक वो इंसान है जो कांग्रेस पार्टी की पूरी कमान संभालेंगे। आपको बताते चले दोस्तों माना जा रहा है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी बैक फुट पर खेलेंगे और फ्रंट फुट पर जो है दोस्तों वो मल्लिकार्जुन खड़गे को उतारेंगे। कहते हैं ना दोस्तों जब कभी बैटिंग आती है तो भैया के हम तो बाद में जाएंगे, बैक फुट पर ही ठीक है, लेकिन फ्रंट फुट पे जो है दोस्तों अब कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे को उतार दिया है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस की रणनीति अब की बार कुछ अलग ही दिखाई दे रही है, क्योंकि हमें पता है दोस्तों कि अब की बार कांग्रेस ने उन जगहों को खास करके, क्योंकि कल एक भाषण में प्रियंका गांधी ने ये जिक्र भी किया कि हमारे पास सिर्फ 1 साल बचा है। 1 साल का मतलब आप साफ समझते हैं कि लोकसभा में 1 साल बचा है। इसका मतलब साफ है कि कांग्रेस कोई भी कमी अब की बार नहीं छोड़ना चाहती। वो उन सीटों को भी कवर कर रही है दोस्तों जहां से कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि साउथ के जितने भी एरिया आते हैं वहां पर कांग्रेस का जबरदस्त दबदबा है, क्योंकि जो राहुल गांधी की दादी थी दोस्तों इंदिरा गांधी, वो भी एक बार चुनाव हारने के बाद वहीं से संभली थी साउथ से, क्योंकि वहां से उनको वोट छप्पड़ फाड़ मिले थे। और अब फिर से एक बार कांग्रेस की यही रणनीति है 2024 में जो उसने बनाकर रखी हुई है, लेकिन इसमें राहुल और प्रियंका बैक फुट पर खेलेंगे और फ्रंट फुट पर खड़गे को ही उतारेंगे। इसका एक रीजन ये भी है दोस्तों कि हिमाचल में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई, खास करके वहां पर भी मल्लिकार्जुन खड़गे को उतारा गया। राजीव शुक्ला ने अपना काम बहुत बेहतरीन किया, प्रियंका गांधी ने जगह जगह प्रचार किया और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा संभाली। बस इसी तरीके से कुछ 2024 का पूरा आगमन किया जाएगा और इस चीज को इसी तरीके से संभाला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है बीजेपी, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। आपको बताते चले असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी के ऊपर निशाना साधते हुए कहा कि फिलहाल संरक्षण तो बीजेपी देती है, वो भी हत्यारों को, जुनैद और आसिफ के हत्यारों को अब तक बचाया जा रहा है, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ बीजेपी है। ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उन अपराधियों को बचाने की कोशिश कर रही है जिन्होंने सरेआम गोली मारकर 2 व्यक्तियों की हत्या कर दी। आपको बताते चले दोस्तों ये मामला जुनैद और आसिफ का मामला बहुत गर्मा रहा है और हमारे यहाँ पर जब भी चुनाव आता है दोस्तों बीजेपी दोस्तों एक चीज करती है। वो क्या करती है कि चुनावी मुद्दे से आपको भटका देती है और आपको सिर्फ एक चीज पर फोकस कराती है, वो है हिंदू मुसलमान। मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है दोस्तों कि आखिरकार जो ये हिंदू मुसलमान हो रहा है ये क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। आप मंदिर मस्जिद पर बात करते हो, आप हिंदू मुसलमान पर बात करते हो, आप जात पात को लड़वाते हो, इससे क्या भला होगा? ना ही देश का भला होने वाला है, ना देश में जो लोग रह रहे हैं उनका भला होने वाला है। अगर आपको कुछ करना ही है तो देश के संविधान को और मजबूत कीजिए, लोगों को नौकरियां दीजिए, बेरोजगारी मिटाइए, महंगाई कम कीजिए, लेकिन इन मुद्दों पर कोई बात नहीं होती। और इसीलिए दोस्तों कहीं ना कहीं लगातार हमलावर है कांग्रेस बीजेपी के ऊपर, उसने ये आरोप साफ लगाए। लेकिन दोस्तों ओवैसी जो बात कर रहे हैं संविधान की कि संविधान को बचाना चाहिए और सियासत की ताकत को समझो, ये ओवैसी क्यों कह रहे हैं? ओवैसी का सीधा मतलब ये है कि आप उन लोगों को, आप ओवैसी को वोट दो, वो आपकी सुरक्षा करते हैं तो आप अपने वोट की ताकत
समझो। लेकिन दोस्तों क्या वाकई में ओवैसी को वोट देने से आपका कुछ हो सकता है? या असदुद्दीन ओवैसी दोस्तों कोई बहुत बड़ी तोप है समझिए, जो वो कुछ कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है उनकी पार्टी इतनी बड़ी नहीं। आप देखिए बिहार में उनके 5 विधायक जीत के आते हैं, 5 विधायक ओ को तेजस्वी यादव अपनी आरजेडी में शामिल कर लेते हैं, 1 विधायक रह जाता, 4 को वो ले लेते हैं। तो इसका क्या मतलब है दोस्तों? आप सिर्फ बीजेपी को मजबूत कर रहा हो। अगर आपको सच में कुछ करना है और अगर आप चाहते हो कि बीजेपी हटे, तो ओवैसी को दोस्तों आप समझिए चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, खास करके उन जगहों पर जहां पर कांग्रेस की स्थिति काफी मजबूत होती है, वो जीतने की पोजीशन में होती है। लेकिन दोस्तों ओवैसी जाकर खेल बिगाड़ने का काम करते हैं। और ये सिर्फ ओवैसी नहीं है दोस्तों, ओवैसी के साथ साथ आपको एक चीज और याद होगी कि मायावती जो है वो भी राजस्थान में पिछली बार चुनाव में जबरदस्त तरीके से सेंध लगाना चाहती थी। अब की बार उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो राजस्थान की सरकार को गिरवा दें, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाए। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि बीजेपी लगातार एक्टिव है अपने कामों को अंजाम देने के लिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फिलहाल आज देश के संविधान के साथ, चाहे वो ओवैसी हो चाहे बीजेपी हो दोस्तों, हर कोई खेल रहा है। आपको एक ऐसी पार्टी को लाना चाहिए सत्ता में जो कम से कम देश के लिए तो सोचे, हिंदू मुसलमान के बारे में ना सोचे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, मोदी सरकार के प्रेम ने डुबो दिए 50,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, आप समझिए, सिर्फ दोस्तों 50 दिन में डूबे 50,000 करोड़ रुपए। ये एक सबसे बड़ा रिकॉर्ड बन गया है भारत पे ताबड़तोड़। आप समझिए, गौतम अडानी को लेकर हमेशा राहुल गांधी मोदी सरकार को चेताते थे कि एक दिन गौतम अडानी देश को ले डूबेगा, वो देश का पैसा लेकर भाग जाएगा और मोदी सरकार हाथ खड़े कर देगी कि हम क्या करें इसमें। और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। दरअसल दोस्तों एक रिपोर्ट निकलकर सामने आई है जिसमें हमारे भारत की LIC की जितनी भी कंपनियां हैं उसने अडानी ग्रुप पर पैसा लगा रखा था। अब भाई पैसा लगा तो रखा था, लेकिन इन्हें पता नहीं था कि अडानी के साथ बड़ा कांड होने वाला है। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ने खेल कर दिया। आपको बताते चले दोस्तों, महज 50 दिनों में 50,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। अब ये नुकसान कौन भरेगा? सबसे बड़ी बात यह है, प्रधानमंत्री जहां पर भी जाते हैं अडानी उनके पीछे पीछे पहुंच जाते हैं। राहुल गांधी ने विधानसभा में 8 सवाल पूछे। अफसोस की बात यह है कि नरेंद्र मोदी उन 8 सवाल में से किसी एक का भी जवाब नहीं दे पाए, गोलमोल बातें कर रहे थे। मुझे ये समझ में नहीं आता दोस्तों कि आप गौतम अडानी के साथ प्लेन में बैठकर जाते हो, आप अच्छे हंस बोलते हो, उसके साथ गौतम अडानी के साथ आपकी बेहतरीन दोस्ती रही, आज से नहीं, आपकी गुजरात दंगों 2002 के बाद से ही रही है जो गोधरा कांड हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों प्रधानमंत्री ये कबूल नहीं करते कि अडानी मेरा दोस्त है या फिर अडानी से मेरे मित्र हैं, अच्छी बातचीत है। इस चीज़ को भी नहीं नज़रअंदाज कर दिया जाता। और मुझे एक चीज़ समझ में आ गई है दोस्तों, वो चीज़ क्या है कि बीजेपी दोस्तों अब ये जो 50,000 करोड़ रुपए डूबे हैं ये जनता से ही वसूलेगी। या तो और टैक्स बढ़ा दिया जाएगा, GST और भी बढ़ा दी जाएगी, आपके कंधों पर और बोझ आ जाएगा। अगर जी सके तो ठीक है, वरना तो दोस्तों जान तो जानी ही है, क्योंकि ऐसे इस हालात में रहने से आप समझ रहे हैं कि देश का क्या हाल है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले ये है इनका रामराज, जहां पर खुलेआम गोलियां चल रही हैं, बम गिर रहे हैं। कौन सा रामराज्य की बात करते हैं बीजेपी वाले? अखिलेश यादव ने कहा कि सरेआम वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो सोशल मीडिया तमाम यूट्यूब चैनलों पर पड़ा है, लेकिन उसके बाद भी योगी कहते हैं कि भैया हमें तो इस बारे में कुछ पता नहीं, कुछ नहीं हुआ है। आप समझिए, आंखों देखी वीडियो को झुठला देना और दोस्तों फिर से गड़े मुर्दे उखाड़ने लगना कि तुम्हारे राज्य में तो ये हुआ था वो हुआ था। अरे भैया, उनके समय क्या हुआ था उसको छोड़ दीजिए, इस समय क्या हो रहा है ये देखिए उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों प्रयागराज, जिसकी बात बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, प्रयागराज में खुलेआम गोली चलती है, फायरिंग चलती है दोस्तों, और वहां पर एक व्यक्ति को गोलियों से बुरी तरीके से भून दिया जाता है। गोलियों से भूनने के बाद दोस्तों उमेश पाल की तरह ही हुई ये हत्या, क्योंकि आपको पता होगा कि फिलहाल उमेश पाल की जो हत्या हुई थी राजीव पॉल की, इसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों कई सवाल खड़े हो गए हैं। और ये उमेश पाल हत्याकांड ने मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, क्योंकि 2005 में राजीव पाल का भी इसी तरीके से हत्या की गई थी। इसलिए अखिलेश लगातार बीजेपी पर हमलावर